आईएसआई को खुफिया मालूमात फराहम करने वाले एक दीपक शरसत नामी शख्स को महाराष्ट्र के नासिक यूनिट की एटीएस ने गिरफ्तार किया है। दीपक शरसत नामी हिंदुस्तानी लड़ाका तैयारों और उसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में खुफिया मालूमात फराहम कर रहा था। हिंदुस्तानी एरोनॉटिक्स लिमिटेड से ताल्लुक़ रखने वाले मुलजिम दीपक शरसत को एटीएस ने नासिक से गिरफ्तार किया। मुलजिम दीपक से मुस्तकिल पूछताछ के जरिए यह इंकशाफ हुआ कि वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मुस्तकिल राब्ते में था और हिंदुस्तानी तैयारों और उनकी हसास तफसीलात से मुताल्लिक हिंदुस्तानी एरोनॉटिक्स लिमिटेड से मुताल्लिक खुफिया मालूमात फराहम करता था। मुलजिम के खिलाफ सीक्रेट एक्ट की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मामला दर्ज किया गया है। दीपक के पास से 3D मोबाइल हैंडसेट के साथ 5 सिम कार्ड और 2 मेमोरी कार्ड्स जब्त किए गए। उसी को फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री में भेजा जा रहा है। आज अदालत ने मुलजिम दीपक को 10 दिन की पुलिस तहवील में भेज दिया है। दहशतवाद विरोधी पथक नासिक यूनिट इनको एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि एक आदमी जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ओझर यहाँ पे काम करने वाला व्यक्ति जो है वो किसी परदेशी नागरिक के साथ सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट पे है। उन्होंने उसके ऊपर ध्यान रखते हुए उसको ताबे में लेने के बाद डिटेल में उसके इंट्रोगेशन के बाद ये पता चला है कि वो व्यक्ति जिसका नाम दीपक शरसत, उम्र 41 साल और HAL में असिस्टेंट सुपरवाइजर इस पद पे काम करता है, वो एक पाकिस्तानी नागरिक जो शायद आईएसआई हैंडलर हो सकता है, उसको उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से HAL यूनिट के बारे में जो कॉन्फिडेंशियल जानकारी है, वहां पे जो प्रोडक्शन लाइन में जो एयरक्राफ्ट्स है उनकी जानकारी है, डिटेल्स, प्लान्स, ये सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के माध्यम से उनको पास ऑन की थी। इसके अनुरूप उस व्यक्ति के ऊपर सेक्शन 3, 4 और 5 शासकीय गुप्त अधिनियम 1923 इस एक्ट के तहत गुना दाखिल किया। असम में सरकारी मदारिस आइंदा महीने से बंद हो जाएंगे। रियासती हुकूमत इस सिलसिले में जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करने वाली है। रियासती वजीर तालीम हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस बारे में जानकारी दी। नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही हुकूमत के जरिए चलाए जाने वाले मदारिस बंद हो जाएंगे। संस्कृत के इदारों के ताल्लुक से भी अलहदा नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। इसी साल फरवरी में रियासती हुकूमत ने तमाम सरकारी मदारिस और संस्कृत के टूल को बंद करने का फैसला किया था। हुकूमत इन इदारों को स्कूल में तब्दील करने का इरादा रखती है। यूपी में मुगल दौर के आसार कदीमा को सख्त खतरात लाहक हैं। ख़ास तौर से मजहबी नौइयत की तारीखी यादगारों पर लैंड माफियाओं के कब्जे के वाक़यात में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। इसकी ताज़ा मिसाल इलाहाबाद की तारीखी छोटी करबला की है, जिसकी 75% ज़मीन पर गैर कानूनी कब्जा हो चुका है। इस करबला में मुगल दौर के तारीखी मकबरों के अलावा बुजुर्गान दीन की कब्रें भी मौजूद हैं, लेकिन ये तारीखी निशानात अब रफ्ता रफ्ता मिटते जा रहे हैं। पेश खास रिपोर्ट। इलाहाबाद कई सदियों तक मुगलों का सूबा रहा है। इसी वजह से यहाँ मुगल दौर के तारीखी आसार जगह जगह पाए जाते हैं। इन्हीं तारीखी मकामों में से एक छोटी करबला भी है। ये करबला भले ही नाम से छोटी लग रही हो, लेकिन माजी में वसी और अरीज रकबे की वजह से छोटी करबला को एक खास मकाम हासिल था। लेकिन अब छोटी करबला की बेशतर अराजी पर माफियाओं का कब्जा हो चुका है। छोटी करबला के मुंतज़मीन और कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी के अफराद अब इस तारीखी विरसे को बचाने की आखिरी कोशिश कर रहे हैं। 75% से ज़्यादा कब्ज़ा है एट प्रेजेंट। जो हम लोग के पास कब्रिस्तान जो हमारे अंडर में है वो तकरीबन 25% कब्रिस्तान बची है, जिसमें ये पेट्रोल पंप वाले हैं। पेट्रोल पंप के अपोजिट में ये सब पानी टंकी आपको दिख रही है। ये इधर ये बालू वाले हैं, ये सब यहाँ कबाड़ी यहाँ बसे हुए हैं। उधर सामने शराब की दुकान है, वो रात में शराब पीने अंदर घुस आते हैं, बाहर से बोतलें अंदर फेंकते हैं। तो ये सब तमाम पूरा जितने बाहर ये पटरी पे दुकानें लगी हुई हैं, इनकी भी कंप्लेंट अक्सर मैं 2-3 बार किया है, जिसमें
जब भी अतिक्रमण होता है नगर निगम आता है, ये अंदर घुस आते हैं और ये बाहर हैं, लेकिन इनका ज़्यादातर सामान अंदर पड़ा रहता है। तो कोरोना काल के जो 6-7 महीना तो ऐसे लेट हो गया और हम लोग अभी परसों भी गए थे, बात हुई हमारे जिलाधिकारी साहब से, तो उनसे पीए साहब मिल गए, उन्होंने कहा पीए साहब बात करी, लेटर दे दिया है और लेटर जैसे ही आ जाएगा तो उसके बाद जो है नगर निगम एडीए से बात करेंगे तो उसमें क्या कार्रवाई करते हैं। हाई कोर्ट की थोड़ा सा डायरेक्शन की ज़रूरत है, वो डायरेक्शन के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि छोटी करबला को लैंड माफियाओं के चुंगल से आजाद कराने की कोशिश नहीं की गई। औकाफ के तहफ्फुज़ के लिए काम करने वाली सरकर्दा तंजीम असर फाउंडेशन ने छोटी करबला पर होने वाले गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ शिया वक्फ बोर्ड और रियासती हुकूमत के सामने बारहा अपनी आवाज उठाई है। असर फाउंडेशन के सदर का इल्जाम है कि छोटी करबला पर लैंड माफियाओं का कब्जा वक्फ बोर्ड और आला अफसरान की मिलीभगत से हो रहा है। ये कौन सी बात है कि एक तरफ गवर्नर और क्या नाम है चीफ मिनिस्टर जो है उसके खिलाफ कार्रवाई की बातचीत कर रहा है, दूसरी तरफ वो उससे एक्सटेंशन मांग रहा है। तो ये जो सारी चीजें दिख रही हैं, इसमें लिख रहा है कि वक्फ माफिया जो हैं वो जो लैंड रिकवर करते हैं उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा किसी और ऐसे लोगों को जाता है जो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, वरना आईजी के ऑर्डर के बाद छोटी करबला से इंक्रोचमेंट को ना हटाना, यह बात हमारे समझ के बाहर है। गैर कानूनी कब्जे की वजह से छोटी करबला में वाक़े रोज़ों और बुजुर्गान दीन की मज़ारों की सख्त बेहुरमती हो रही है। जिन बुजुर्गों के मज़ारात पर किसी ज़माने में अकीदत के फूल चढ़ाए जाते थे, आज इन मज़ारों पर गंदे कपड़े सुखाए जा रहे हैं। और जिन मकबरों में कभी शमें रोशन की जाती थी, अब ये मकबरे जानवरों के चारे का गोदाम बना दिए गए हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। कोरोना वबा के कहर की मार कारोबार और रोजगार के साथ तालीम पर ऐसी पड़ी कि स्कूल कॉलेजों के दरवाजों पर ताले लग गए। ऐसे में स्कूल कॉलेजों से वाबस्ता ड्रेस और निसाब की किताबों का कारोबार भी गुज़श्ता 7 माह से बुरी तरह मुतासर है। मार्च में इम्तिहानात के मुकम्मल होने के बाद स्कूल कॉलेजों में नए तालीमी सेशन की शुरुआत हो जाती है, लेकिन इस साल कोरोना वबा के सबब लॉकडाउन की वजह से मार्च में स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया। ऐसे में ना तो नए सेशन की शुरुआत हो सकी और ना ही बच्चों ने नए साल के लिए ड्रेस का सामान खरीदा। इन हालात में महज स्कूल कॉलेजों के ड्रेस सप्लायर का कारोबार ही मुतासिर नहीं हुआ, बल्कि ड्रेस तैयार करने वाला कारीगर तबके का रोजगार भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। कुछ स्कूल्स क्योंकि अप्रैल फर्स्ट वीक में और मार्च एंड में खुलते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो लॉकडाउन हुआ इसकी वजह से काम यूनिफॉर्म का तो बिल्कुल ज़ीरो हो गया। और अब आप ये देखिए कि इस समय तक सारी की सारी यूनिफॉर्म सब पैक करके रखी हुई हैं और कोई उनको पूछने वाला भी नहीं, क्योंकि स्कूल ही नहीं खुल रहे हैं। टीचिंग का काम है और मैं जेनसेंस यूनिफॉर्म पर मास्टर हूँ, और जब से लॉकडाउन लगा है जब से स्थिति हमारे काम की बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इस स्थिति के अंदर ये देख लो कि आपके घर का खर्चा भी पूरा करना भारी हो रहा है इस टाइम पर। जहाँ आदमी 400-500 रुपये कमा रहा था और वहाँ आदमी 150-200 रुपये का काम करके यार, तो घर की स्थिति क्या होगी। मेरठ मुख्तलिफ तालीमी बोर्ड के निसाब की किताबों के पब्लिकेशन के ताल्लुक से यूपी का बड़ा मरकज है। यहाँ नए तालीमी सेशन की शुरुआत से कबल ही निसाब की किताबों की इशाअत और स्टॉक का काम मुकम्मल कर लिया गया था, और स्कूलों के अलावा दुकानदारों को भी कोर्स की किताब की कॉपियां सप्लाई की जा चुकी थी। लेकिन अब इन किताब कॉपियों का स्टॉक अब दुकानों में ही पड़ा है, जिससे पब्लिशर से लेकर सप्लायर तक को लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है। वाले कारोबार से पुस्तक व्यवसाय को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि अब तक केवल यही व्यवसाय और इससे जुड़े हुए व्यवसाय ही नहीं खुल पाए हैं कोरोना के इफेक्ट के कारण। और अब जो हम लोग का माल वापसी आया है या आ रहा है, उसमें 70 से 80% तक की वापसी आ रही है, जो माल सप्लाई हो चुका था। इसमें जो नुकसान है वो बुक सेलर को बहुत ज़बरदस्त नुकसान है, और पब्लिशर को तो उससे ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि पब्लिशर के सब बाइंडिंग वालों के पैसे, प्रेस वालों के, कागज़ वालों के सब जा चुके थे। मार्च के बिल्कुल लास्ट में आके हुआ है। अगर ये 2 महीने बाद आ जाता कोरोना तो शायद कुछ बच जाते। हालांकि यूपी में 15 अक्टूबर से शराइत के साथ
स्कूल कॉलेजों को खोलने का फैसला किया गया है। इसके बावजूद इसकी कम ही उम्मीद है कि हालात पूरी तरह मामूल पर लौट आएंगे। इसलिए अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि स्कूलों के खुलने के बावजूद पब्लिशर, सप्लायर और दुकानदारों के नुकसान की भरपाई मुमकिन नहीं होगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। कोरोना वबा और लॉकडाउन की वजह से मुल्क भर में मईशत को नुकसान पहुंचा है। अनलॉक के बाद जिंदगी पटरी पर आ रही है, ताहम अब भी कई ऐसे शोबे हैं जो ठप पड़े हैं, जिनमें सयाहत का शोबा अहम है। हालांकि मुल्क की कई रियासतों में सयाहती मकामात को सयाहों के लिए खोल दिया गया है। जम्मू कश्मीर टूरिज्म भी सयाहों को वादी की सैर की दावत दे रही है। कोलकाता में आज जम्मू कश्मीर टूरिज्म की जानिब से मुनक्कदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में टूरिज्म के डिप्टी डायरेक्टर एहसान चिश्ती ने जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए सयाहत को अहम बताते हुए सयाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेहतर इक़दामात किए जाने का यकीन दिलाते हुए कहा कि पूजा के मौके पर बंगालियों की बड़ी तादाद कश्मीर आती है। इस मौके पर उन्होंने कोरोना बहरान में भी सयाहों का ताउन मिलने की उम्मीद जताई। से हम अब एक्चुअल पे आ गए। हमने बिलमुशाफा बातचीत की इनके साथ, इनके जो खदशात थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनको दूर किए। और बहुत सारे लोग अब ये कह रहे हैं कि वो आना चाहेंगे, तो ट्रैवल एजेंट्स कहते हैं कि हम आना चाहते हैं देखने के लिए। तो वो तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात जो थे बहुत हद तक दूर हो चुके हैं। और हमें उम्मीद है कि आने वाला जो हमारा सरमा का सीज़न होगा, एक पुरजोश सीज़न होगा। बहुत सारे लोग जो रवायती तौर पर एक्सपेक्ट करते हैं जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल से जो सयाहों की तादाद। एक लंबे अरसे के बाद झारखंड की मसाजिद में रौनकें लौट आई हैं। कोरोना की वजह से 6 माह से ज़्यादा अरसे के बाद आज रियासत की मसाजिद में पहली जुमे की नमाज अदा की गई। इस मौके पर लोगों में बेहद खुशी देखी गई। नमाज अदा करने वालों ने अल्लाह ताला और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत की इजाज़त के मुताबिक गुज़श्ता 8 अक्टूबर से तमाम इबादतगाहें खोली गई हैं। कोविड-19 के पेश नज़र गाइडलाइन के मुताबिक इबादतगाहें खोलने की इजाज़त दी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आज हमारी मस्जिद खोल दी गई है और हम लोगों ने मिल कर के इबादत की। और हुकूमत का जो भी फैसला और जो भी हिदायत दी गई है उन सबों को हम लोगों ने अमल करते हुए आज की नमाज अदा की है। मैं हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह ताला का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये मौका हमें मिला है कि हमारी इबादत गाह खुल है। एक अरसे के बाद आज मस्जिद को खोला गया है। ये प्रशासन और सरकार को शुक्रिया अदा करते हैं कि फिर से मस्जिद को आबाद करने का मौका दिए। अवाम भी काफ़ी खुश है आज यहाँ नमाज पढ़ करके। कोरोना की वबा की वजह से अस्पतालों में खून की किल्लत है। इस मसले को देखते हुए बेंगलुरु की मस्जिद कादरिया और कुद्दूस साहब ईदगाह में ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद हुआ। बेंगलुरु मेट्रो रोटरी के तहत हुए इस कैंप में तकरीबन 100 नौजवानों ने जुमे की नमाज के बाद अपने खून का अतिया पेश किया। रोटरी क्लब ने पहली मरतबा मस्जिद में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था। रोटरी के जिम्मेदारों ने जमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड का शुक्रिया अदा किया। रज़ाकाराना तौर पर अपना खून पेश करते हुए ज़रूरतमंदों की मदद करने की मुस्लिम नौजवानों के जज्बे की सताइश की। Club of Rotary Bangalore Metro. Due to Corona, we have a shortage of blood everywhere. We wanted to encourage the Muslim youths, and on Friday we wanted to conduct a blood donation camp so that it would be very useful for the community. We are able to collect some 75 units of blood so far, and we have a target of collecting 100 units of blood today. खून की ज़रूरत थी क्योंकि हर जगह पे भी जो है, हर ब्लड कैंप पे भी जो है खून की बहुत कमी हो गई है। इसलिए जो है हम जो है मस्जिद कादरिया कुद्दूस साहब ईदगाह में ये अनाउंस किए थे 8 दिन पहले, और इन्होंने हमारे सारे साथी बहुत मदद किया और ख़ासकर नौजवान पूरे आकर बहुत हेल्प करे, और हेल्प करने की वजह से जो है हम काफ़ी हेल्प हुई है। इस वक्त कर्नाटक के गुलबर्गा से एक बड़ी खबर आ रही है। कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने गुलबर्गा ज़िले की नई वक्फ मशावरती कमेटी को बेदखल किया है। एक बार सुन लें, कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने गुलबर्गा ज़िले की नई वक्फ मशावरती कमेटी को बेदखल किया है। 6 अक्टूबर के ऑर्डर से कर्नाटक वक्फ बोर्ड हुआ दस्तबरदार। डॉक्टर सैयद मुस्तफ़ा अल हुसैनी को बनाया गया था गुलबर्गा वक्फ मशावरती कमेटी का चेयरमैन। डॉक्टर मुस्तफ़ा ने 7 अक्टूबर को लिया था चेयरमैन का चार्ज। 2 दिनों के अंदर ही वक्फ बोर्ड ने डॉक्टर मुस्तफ़ा को किया है बेदखल।
बड़ी खबर इस वक्त की, कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने गुलबर्गा जिले की नई वक्फ मशावरती कमेटी को बेदखल किया है। 6 अक्टूबर के ऑर्डर से कर्नाटक वक्फ बोर्ड दस्तबरदार। डॉक्टर मुस्तफ़ा हुसैनी को बनाया गया था गुलबर्गा वक्फ मशावरती कमेटी का चेयरमैन। डॉक्टर मुस्तफ़ा ने 7 अक्टूबर को लिया था चेयरमैन का चार्ज। 2 दिनों के अंदर ही वक्फ बोर्ड ने डॉक्टर मुस्तफ़ा को बेदखल किया है। मज़बात इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। हाथरस मामले में पीएफआई के मुलविस होने के इल्ज़ाम पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जिम्मेदारों ने औरंगाबाद के जिला कलेक्टर ऑफिस के रूबरू एहतजाजी मुजाहरा किया। जिम्मेदारों ने दावा किया कि हाथरस मामले को फर्कावाराना रंग देने की साजिश की गई है। पीएफआई के मुताबिक वो जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं, इसलिए उन्हें योगी हुकूमत निशाना बना रही है। यूपी की जो सरकार है और यूपी पुलिस बेबुनियाद जो इल्ज़ामात पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर लगा रही है, उनका मकसद ये है कि वो हाथरस में जो वाक़या हुआ, जो हादसा हुआ, उससे लोगों का माइंड डाइवर्ट करना, हकीकत से जो है तो लोगों को बेखबर रखना उनका मकसद है। हमारी डिमांड यही है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर जो है तो ये एलिगेशन जो लगाए जा रहे हैं ये बेबुनियाद है, उनको फ़ौरन ही हटाया जाए और जो वहाँ पर खाती है हाथरस में उन कसूरवारों को, उन जालिमों को जो है तो फ़ौरन जो है तो सज़ा दी। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटक के रियासती सदर ताहिर हुसैन ने कहा कि मरकजी हुकूमत के नए ज़रई क़वानीन किसानों की तबाही के अलावा कुछ नहीं है। ताहिर हुसैन कर्नाटक के रायचूर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। WPI के रियासती जनरल सेक्रेटरी हबीबुल्ला खान ने उत्तर प्रदेश के हाथरस में इज्तिमाई इस्मत रेज़ी मामले की मजम्मत की। मरकज़ी हुकूमत ने जो क़ानून बनाए हैं किसानों के लिए वो बिल्कुल किसानों के मुखालिफ क़ानून हैं। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटका इसकी सख्त मुखालिफत करती है, क्योंकि किसान ही जो है इस मुल्क का असल मईशत के लिए सपोर्ट करने वाला है। तो मरकज़ ने जो क़ानून बनाए हैं वो कारपोरेट कंपनियों के लिए हैं, किसान के फ़ायदे के नहीं हैं। तो हम इसकी सख्त मुखालिफत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फ़ौरन ये क़ानून वापस ले। ये हमारा पार्लियामेंट राज है या फिर जंगल राज है, हमारा सवाल है। ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट राज हमारा मुल्क का जंगल राज की तरफ जा रहा है। कोई क़ानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है, औरत की इज़्ज़त नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो चाहे जिसके 4 आदमी मिले जाकर किसी को करे। ये इसलिए हो रहा है कि एक पर्टिकुलर आइडियालॉजी के लोग अगर करें तो वो सही है, उसके आइडियालॉजी के खिलाफ वाला करे तब वो गुनाह बनता है, तब वो कानून के खिलाफ। महाराष्ट्र में दीगर पसमानदा तबकात के तहत आने वाले अलग अलग ज़ात और बिरादरों के लोगों को भी तहफ़्फ़ुज़ात का फ़ायदा दिया जाए, ये मुतालबा ज़ोर पकड़ता जा रहा है। इसके लिए दीगर पसमानदा तबकात के तहत नए सिरे से मरदमशुमारी का भी मुतालबा किया जा रहा है। OBC तंजीमों ने अपने मुतालबात को मनवाने के लिए आज रियासत गिर पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे किए। इसी के तहत नांदेड़ में दफ्तर ज़िला कलेक्टर के सामने एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि दीगर पसमानदा तबकात के तहत दिए जाने वाले रिजर्वेशन का फ़ायदा तमाम मुस्तहिकीन को नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए एक मरतबा से नए सिरे से मरदमशुमारी होना ज़रूरी है। आजचं जे धरणे आंदोलन संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक जिल्ह्याच्या कलेक्टर ऑफिस समोर भारतीय पिछड़ा शोषित संघटन व महाराष्ट्रातील जे काही OBCच्या विविध संघटना आहे हे सर्व संघटना मिळून आजचं धरणे आंदोलन सुरू आहेत। आजच्या धरणे आंदोलनामध्ये OBC समाजाची विविध मागण्या आहे, जे की प्रमुख मागण्या जातनिहाय जनगणना व्हायला पाहिजे। दुसरी मागणी जी आहेत महाज्योती संस्था मागच्या सरकारने स्थापित केलं आणि आताही आहे, पण मागच्याही सरकारने या महाज्योती संस्थेला निधी पुरवलेला नाही आणि आजचंही सरकार निधी दिलेला नाही। मराठा समाज को OBC में शामिल करने के मामले को लेकर OBC तबकात में तशवीश की लहर है। OBC तबकात ने इसी बात को लेकर औरंगाबाद में कलेक्टर ऑफिस के रूबरू धरना दिया। एहतजाजियों के मुताबिक OBC जुमरे में शामिल तमाम ज़ातों का सर्वे होना चाहिए। इस मौके पर जिला कलेक्टर और डिविजनल कमिश्नर के तवस्सुत से रियासती और मरकजी हुकूमत को मकतूब रवाना किया गया। मकतूब में मराठा समाज को OBC जुमरे में शामिल न करने की दरख्वास्त की गई है। मंडल आयोग के हिसाब से OBC में पहले 250 जाति थी, जो आज महाराष्ट्र में 450 तक है, लगभग 450 जात है और देश में 4500 जात है। एक तो पहले ही वो उसमें बहुत ज़्यादा भर्ती हो गई क्या, और एक मराठा जात OBC में शामिल होने के लिए मांगनी कर रही है। हमारी मराठा समाज को आरक्षण देने को विरोध नहीं है,
परंतु मराठा समाज को ओबीसी बोल के आरक्षण देना नहीं, ऐसी हमारी ठाम भूमिका है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की जमीनों पर बढ़ते नाजायज कब्जों को लेकर एमपी अक़लियती वजीर राम खिलावन पटेल ने अपनी तशवीश का इजहार किया। अक़लियती वजीर का कहना है कि वक्फ बोर्ड का सही मैनेजमेंट नहीं होने के सबब अक़लियतों की फलाही काम मुतासिर हो रहे हैं। कुछ मामलों को लेकर जल्द ही वो जांच भी शुरू करेंगे। मध्य प्रदेश में हुकूमतें तो बदलती हैं, मगर अक़लियतों और अक़लियती इदारों की तकदीर बदलने का नाम नहीं ले रही। 2018 में अक़लियती इदारों की जो खस्ताहाली थी, वही खस्ताहाली अब भी बरकरार है। अक़लियती इदारों हज कमेटी, वक्फ बोर्ड, मदरसा बोर्ड, एमपी अक़लियती तरक्याती मालियाती कॉरपोरेशन और अक़लियती कमीशन में कोई चेयरमैन नहीं है। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है कि ये अल्पसंख्यक विभाग में बहुत सारी शिकायतें हैं और उन शिकायतों को जो हमारे पास शिकायतें आ रही हैं उनमें अध्ययन कर रहा हूँ, सारी रिपोर्ट बुलवा रहा हूँ। फिर जो नियम के अनुसार होगा सभी लोगों से सलाह लेकर के उसमें हम अपना कार्य करेंगे, जिससे किसी को शिकवा शिकायत ना हो। सही समय में सही रिपोर्ट ले करके जो सही होगा वही काम करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। वज़ीर अक़लियती फलाह व बहबूद राम खिलावन पटेल मसाजिद कमेटी और वक्फ बोर्ड के नाक़िस कारकर्दगी से सख्त नाराज़ हैं। इनके मुताबिक अगर सही मैनेजमेंट होता तो बोर्ड को करोड़ों की आमदनी होती और इससे मुस्लिम कौम की फलाह का काम होता। मैं ये मानता हूँ कि अगर उसका सही सदुपयोग किया जाए, सही लोग बैठ जाएं, तो 10-20 करोड़ रुपए साल में आमदनी बढ़ जाएगी और इससे हम अल्पसंख्यक समाज के लोगों को बहुत बड़ा भला कर सकते हैं। अक़लियती वज़ीर राम खिलावन पटेल का कहना है कि इन्हें जिम्मेदारी इसलिए दी गई है ताकि समाज के लोगों को सरकार की स्कीम का फायदा पहुंचाया जा सके और इस पर जल्द ही अमली तौर पर आपको काम दिखाई देगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। मुंबई में अनलॉक 5 के बाद जिंदगी मामूल पर आना शुरू हो गई है। कारोबार भी आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ रहे हैं, लेकिन मजदूरों की कमी के सबब कारोबार सही तरह से पटरी पर नहीं आ पा रहा है। यही हाल मुंबई के रेस्टोरेंट और होटलों का भी है। रियासती हुकूमत ने 33% स्टाफ और तमाम तरह एहतियात के साथ होटल और रेस्टोरेंट खोलने की इजाज़त दी। मुंबई में बड़ी तादाद में शिमाली हिंद का मजदूर तबका काम करता है। मजदूरों को वापस मुंबई बुलाने और उन्हें काम फराहम करने का सिलसिला अब भी जारी है। स्पेशल गाड़ियों से भी मजदूर तबके को मुंबई बुलाया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग पूरे नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं। कोरोना पेंडेमिक के चलते टेबल्स में हम लोगों ने डिस्टेंस रखा हुआ है। एक एक टेबल को हम लोगों ने क्लोज़ किया हुआ है बीच बीच में, और गेट्स पर भी जो है हम लोग टेम्परेचर चेक वगैरह कर रहे हैं कस्टमर्स का, और उनकी ट्रैक रिकॉर्ड के लिए उनके नंबर्स और नाम वगैरह भी एंटर कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टाफ हमारे मास्क में है, मास्क में सर्विस कर रहे हैं। और इस तरीके से हम लोग जो है पेंडेमिक में जो है पूरा गवर्नमेंट को जो है कोऑपरेट कर रहे हैं। लॉकडाउन में घर चले गए थे, अभी लॉकडाउन अनलॉक 5 जब चालू हुआ तो हमारे बॉस ने हम लोगों को बुलाया, तो अभी हम लोग आए हुए हैं शालीमार में और हर रूल को फॉलो करते हुए अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। कोरोना लॉकडाउन से हर कोई परेशान रहा। ऐसे में स्कूलों की जानिब से बार बार फीस का तकाजा किए जाने से वालिदैन व सरपरस्तों को मजीद दुश्वारियां पेश आ रही हैं, जिस पर मुमरा में इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट ने स्कूलों के जिम्मेदारान की एक मीटिंग तलब की। मीटिंग में अपील की गई कि वो फीस में 30% की तखफीफ करें और एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट, कंप्यूटर फीस जैसी ज़ायद फीस को माफ़ करें। हर आदमी ने अपना फ़र्ज अदा किया है। हर आदमी ने अपना आगे आके कोरोना से लड़ाई लड़ी, चाहे वो डॉक्टर के पेशा हो, चाहे सिस्टर हो, चाहे पुलिस कर्मचारी, चाहे ऑफिसर, चाहे सफाई कामगार से लेके राजनेताओं ने, चाहे प्रेस, हर आदमी ने आगे बढ़ के इस लड़ाई के लिए अपना साथ दिया है और आगे कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया है, अपनी जिम्मेदारी निभाई। अब वक्त आ गया है एजुकेशन के डिपार्टमेंट से लोगों को आगे आने का। इसीलिए इस महामारी में जो प्रिंसिपल है और जो ट्रस्टी है उनको अपना जिम्मेदारी निभाना पड़ेगी और वो अब उनका वक्त है। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।